हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्री के प्रोसेस के बारे में। रजिस्ट्री कैसे की जाती है, रजिस्ट्री करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहां पर रजिस्ट्री की जाती है। आज इन सब सारी चीज़ों का, समस्याओं का एक ही समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट खरीदने से लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन तक का पूरा प्रोसेस कैसे किया जाएगा। इस सारी डिटेल का एक ही वीडियो में हम लेकर आए हैं पूरा विवरण। तो आइए जानते हैं क्या है प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक ज़मीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़मीन को सर्च करते हैं, प्लॉट को देखते हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं या फिर डायरेक्ट ओनर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के पास से अगर हम ज़मीन परचेज करते हैं या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे ज़मीन के बारे में बात करते हैं तो उसको उसके थ्रू कमीशन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ओनर के थ्रू डायरेक्ट जाएंगे तो उसको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। प्लाट फाइनल करने के बाद में आप उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। जांच पड़ताल में आप जाके जहां पर आपका प्लाट है वहां पे जाके आस पड़ोस के पड़ोसियों से उस ज़मीन के बारे में जांच पड़ताल करें तथा तहसील जाकर वहां पर आप उसके बारे में पता करें कि क्या इस पे कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, क्या इस पे कोई अन्य लोन तो नहीं है। तो इन सब सारी जानकारियों के बाद में आप प्लाट को फाइनल करें। और बाद में आता है पेमेंट की बात। पेमेंट की बात अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट आपको सीधे चेक में देना होता है और चेक के अलावा आप सीधे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट किसी भी मोड से मत कीजिए, क्योंकि अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना होगा तो आपको सीधे इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कैश में कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं होता है। और पेमेंट देते समय आप 2 गवाहों के सिग्नेचर और उस डीलर के भी सिग्नेचर वहां पे ले लीजिए, जिससे बाद में अगर कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो गवाहों के मद्देनज़र आप उसको प्रूव कर सके कि आपने उसको पेमेंट दिया है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि प्लाट के 2 रेट होते हैं। एक रेट सरकारी रेट होता है और दूसरा ओनर का खुद का रेट होता है। इसमें देखा जाता है कि सरकारी रेट कम होते हैं और प्राइवेट रेट उसके ज़्यादा होते हैं। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री के टाइम लगती है आपके डॉक्यूमेंट में, उसमें सरकारी रेट के हिसाब से लगती है। जैसे माना आपने 13 लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसके सरकारी रेट 4 लाख रुपए हैं, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी आपको लगेगी 56,000 रुपये। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि इसमें टैक्स जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो कुल राशि का 6% लगता है। इसमें सेलिंग रेट जो होता है वो बायर रेट से ज़्यादा होता है और इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो केवल सरकारी रेट पे ही लगती है। अब दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट में इसमें सेलर के 2 फ़ोटो एवं सिग्नेचर लगते हैं और उसकी एक आईडी लगती है। इसके बाद 2 गवाहों की आईडी एवं इसके सिग्नेचर होते हैं और आपकी स्वयं की 2 फ़ोटो आईडी एवं सिग्नेचर लगते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के इकट्ठा होने के बाद में आप एक डेट फिक्स करनी होती है। आपको जो भी एक रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको एक डेट लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट के रूप में। उसके बाद में आपको एक वकील हायर करना पड़ता है। वकील हायर करने के बाद में आपको उसको एक फ़ीस के रूप में देना होता है, जो कि 10 से 15,000 रुपये तक आपको उसकी फ़ीस देनी होती है। और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में स्टाम्प का खर्चा आपको अलग से देना पड़ता है। इस वकील को हैंड ओवर करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट वो कम से कम 2-3 घंटे लेता है और सारा डॉक्यूमेंट आपका तैयार कर देता है। वहाँ के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 काउंटर मिलते हैं। पहले काउंटर पर जाएंगे तो आपको गवाहों से और ओनर से बात करेगा और पूछेगा क्या आप ज़मीन दे रहे हैं, आप बिना किसी दबाव के, और गवाहों को भी जानकारी लेगा। वहाँ पे उसकी साइन, सिग्नेचर, सारी डिटेल लेगा। फिर दूसरे काउंटर पे जाएंगे आप तो वहाँ पे साइन लेगा और आपकी एक ऑनलाइन फ़ोटो क्लिक करवाएगा। उसके बाद में आगे तीसरे काउंटर पे जाके आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, यहाँ पर आपका सारा काम हो जाता है। उसके बाद में कुछ दिन बाद जाकर आप वहाँ से एक रजिस्ट्री का पेपर ले सकते हैं। अब आते हैं कि दाखिल खारिज क्या होती है। दाखिल खारिज इसके बाद में आप 45 दिन का टाइम मिलता है और वहाँ पर जाके आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।